हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका एनसीईआरटी के इकोनॉमिक्स में, जो कि क्लास 10th की हम लोग कवर कर रहे हैं। और इसमें हमारा ये है चैप्टर 2 में जो है हम जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनको हम समझेंगे। ओके, तो आप ये जैसे पिक्चर्स देख रहे हैं, तो ये एक फार्मिंग स्ट्रक्चर्स है और ये लेबर से रिलेटेड है, और ये बेसिकली क्या है, सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये एक कॉरपोरेट का है। तो इनके जो अलग अलग डायमेंशंस हैं ये आप समझेंगे कि किस तरीके से समाज हमारा बटा हुआ है। जैसे कि भारतीय समाज बेसिकली 3 सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। एक है आपका क्या, कृषि, या जिसे आप बोलते हैं एग्रीकल्चर। ओके, और दूसरा बोलते हैं आप उसे उद्योग, जिसका मतलब होता है इंडस्ट्री। ओके, इंडस्ट्री। और तीसरी चीज़ होती है जिसे बोलते हैं सेवा क्षेत्र बेसिकली क्या होती है, एक तरीके की वर्चुअल सेक्टर भी इसे आप कह सकते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती है, बस एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण किया जाता है और उसके एवज में उसे क्या मिलती है, पेमेंट मिलती है। और इसी को क्या बोला जाता है, सर्विस सेक्टर बोला जाता है। और सर्विस सेक्टर जो है सेक्टरों में सबसे बड़ा सेक्टर है। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब जैसे कि आप ये पिक्चर में देखिए, ये एक व्यक्ति है जो कोई वस्तु बेच रहा है। ये भी एक क्या है, सेवा प्रदान कर रहा है इस महिला को। ठीक है, ये आप देख रहे हैं फेरी वाला है। फेरी वाला कुछ चीज़ें जो बेच रहा होता है वो घर घर जाके उसको बेचता है, और उस वस्तु की कीमत के साथ कुछ जो अपना मेहनत को उसमें ऐड करके वो उससे उस कीमत को वसूलेगा। और इसी तरीके से देखिए, जैसे ये व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति एक भट्टे में काम कर रहा है। तो इसको जो है पहले, जैसे कि 3 महीने के लिए इसको 15,000 रुपये पेड हो गया कि 15,000 में आप हमें इतने ईंटें जो है बना के आप देंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये अपनी सेवा इस 15,000 के बदले में जो है दे रहा है। तो ये इसी तरीके से सेवाएं काम करती हैं। जैसे कि ये महिला हैं, ठीक है, ये महिला हैं और ये जो है कपड़े की शॉप में है और ये सेवाएं प्रदान कर रही हैं। ठीक है, और ये कृषि कृषि का ये मामला आपको देखने को मिल रहा है। ये कपास की खेती में महिलाएं जो हैं कपास पहले निकालेंगी, फिर उसके बाद जो है इसे बेचेंगी, और फिर फाइनली इनको उसकी गई सर्विस के लिए क्या मिलेगा, इनको पेमेंट मिलेगा। तो अलग अलग तरीके के जो सेक्टर हैं, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये आपका एग्रीकल्चर हो गया, ये आपका जो है सर्विस में आ जाएगा, क्योंकि इस वेमेन को इसकी सर्विस के लिए पैसा दिया जा रहा है। और ये जो है आपका क्या है, इंटेंसिव लेबर में आ जाएगा। तो ये आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि सेक्टर किस तरीके से डिवाइड है इंडिया के अंदर। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं, वी बिगिन बाय लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब पहले हमें समझना है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं आर्थिक गतिविधि। क्या बोलते हैं इसको, आर्थिक गतिविधि। अब देखिए, आर्थिक गतिविधि की सबसे खास चीज़ ये है कि जो आर्थिक गतिविधि होती है वो बेसिकली क्या होती है, मोटिवेटेड होती है, किससे, अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए। तो आप जो डेली बेसिस पे कोई ऐसा काम करते हैं जिसके एवज में आपको पैसा मिले, वही सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, वही सारी चीज़ें आपकी आर्थिक एक्टिविटी कहलाती हैं। ओके, तो इसको आगे हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो हम सीधे सीधे जो हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका इस्तेमाल करके उनसे प्रयोग में लेते हैं। जैसे कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, खेती वगैरह जो की जाती है वो डायरेक्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये क्या होती है, डिपेंड होती है मेनली बट नॉट इंटायरली। लेकिन हम सिर्फ खाली खेती पे तो डिपेंड होते नहीं हैं, तो उसी तरीके से नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनसाइन एंड क्लाइमेट, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर को क्या करते हैं, कृषि को बेहतर करते हैं। ओके, बेहतर करते हैं। कॉटन इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट। कॉटन क्या है, एक प्राकृतिक उत्पाद है। क्या है, प्राकृतिक उत्पाद है। ओके, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, वस्तु, जैसे गुड्स। सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी, वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फोडर्स एट्सेट्रा। तो जैसे कि अगर हम पशुपालन करें, तो पशुपालन से अगर हमें मांस या दूध चाहिए, तो पहले क्या होगा, हमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी करनी होंगी जिससे पशुओं को क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पोषण हो सके और फिर वो बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको उसके लिए बेहतर फोडर जो है, फोडर का मतलब क्या होता है, चारा। ओके,
चारा आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा, चारा आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा, और बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरीके से तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप लोग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसी को जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है इसको प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको प्राथमिक प्राथमिक सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक सेक्टर। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो इसमें देखो पेड़ पौधे से प्राप्त किया गया जो भी बेनिफिट है आपका, वो आपका इसमें आ जाएगा। और जो भी आपने थोड़ा मेहनत की, जो बेसिक हैं खाद वगैरह हैं, ये सब भी प्राइमरी सेक्टर में ही आ जाएगा। जो प्राइमरी सेक्टर के जो गुड्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, जैसे दूध है और पशुओं से प्राप्त होने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो सब भी किस में आएंगे? आपके प्राइमरी सेक्टर्स में ही आ जाएंगे। फसल आ जाएगी, कपास आ जाएगी, और प्याज और सब्ज़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? ये आपकी प्राइमरी सेक्टर में आएगी, जो कि आपको नेचुरली मिल जाते हैं। क्या मिलते हैं आपको? नेचुरली मिल जाते हैं। ठीक है, नेचुरली मिलते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाएगा प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो पहली चीज़ तो याद रखिए कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या क्या आते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत जो है एग्रीकल्चर और जो अलाइड सेक्टर्स होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है? पशुपालन। ठीक है, कृषि और पशुपालन। देखिए हम लोग इसको बहुत अच्छे से करेंगे। अच्छे से का मतलब है कि हमें डीप में समझना है, ताकि हमें दोबारा इसे ना समझना पड़े। तो यहाँ पे देखो कृषि है आपका, पशुपालन आ जाएगा। कृषि और पशुपालन ये दोनों किस में आपके आ जाएंगे? प्राइमरी सेक्टर्स में आ जाएंगे। और प्राइमरी सेक्टर के थ्रू ही आप क्या होता है? खाद्यान्न फसलें वगैरह प्राप्त करते हैं, डेयरी से आपको दूध मिलता है, फिशिंग और फॉरेस्ट्री। दिस सेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स। और जो प्राइमरी सेक्टर होता है इसको आप कृषि और उसके साथ जुड़े हुए कई सारे जो क्षेत्र हैं उनके नाम से भी आप इन्हें जानते हैं। कैसे? क्योंकि इसके अंतर्गत सिर्फ खाली खेती नहीं होती है, बाकी चीज़ें भी होती हैं। अब देखिए हमें दूसरी चीज़ देखनी है, 10 सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसे? द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है? देखो, कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। तो देखो, जैसे कि हमें पहले जो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें हम गेहूँ प्राप्त करते हैं। ओके, गेहूँ प्राप्त किए। लेकिन जो सेकेंडरी सेक्टर्स होता है, या जिसे क्या बोलते हैं? द्वितीयक क्षेत्र बोला जाता है, इसमें क्या होता है? इसी गेहूँ का आप क्या बनाते हैं? पार्ले बिस्किट बनाते हैं। और पार्ले जो बिस्कुट है ये आपका बनता कहाँ है? ये आपका बनता है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री मतलब उद्योग में। जब कोई चीज़ उद्योग में जब इस्टेब्लिश हो, ठीक है, जब जिसके अंदर क्या हो, टेक्निकल चीज़ें आ जाएं, उद्योग से जोड़ दिया जाए, और उसको प्रोड्यूस सिर्फ नेचर बेस पे ना किया जाए, मतलब कि प्राकृतिक तौर पे जो आपको सीधे सीधे प्राप्त हो जाए, जो प्राकृतिक तौर पे नेचुरल रिसोर्स के तौर पे जो प्राप्त हो जाए, वो तो आपके प्राइमरी सेक्टर्स के गुड्स कहलाएंगे, नेचुरल प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। लेकिन जब प्राइमरी या नेचुरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जब आप चेंज करके, जब आप उनको चेंज करके क्या बनाते हो? जब आप उनको चेंज करके आप बना देते हो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के थ्रू, जब नया गुड्स या वस्तु जब क्रिएट करते हो, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट कहलाता है या प्रोड्यूस कहलाता है। अब इसको देखो, इसके एग्जांपल देखो। सेकेंडरी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, अब इसको बहुत अच्छे समझना है। देखिए जैसे कपड़ा है, कपड़ा किससे बनता है? कपड़ा कपास से बनता है। ओके, अब जैसे कि ये क्या है? ये पर्स है, या बोरी से मतलब समझ लीजिए, बोरी किससे बनती है? ये जूट से बनती है। ओके, जूता किससे बनता है? जूता चमड़ा से बनता है। ठीक है, गाड़ी किससे बनती है? ये लोहे से बनती है। लोहा भी किससे बनता है? इस्पात से बनता है। ओके, अब जैसे कि आप ये चेयर देखो, चेयर किससे बनती है? लकड़ी। तो लकड़ी बेसिकली क्या है? ये सब नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इस प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए एक वहाँ पे क्या होगी? फैक्ट्री होगी, वर्कशॉप होगा, जो होम पे होगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको सारे बता दिए हैं, तो आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली क्या होता है। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके तहत क्या किया जाता है कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, ओके, क्या होते हैं? जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं आप उनको कन्वर्ट करके
सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के तौर पे जाने जाते हैं। जैसे कि आपके पास गन्ना है, ओके, गन्ना या ईख है, उससे आप शुगर और गुड़ जब बना लेते हैं, ओके, जब शुगर व गुड़ बना लेते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाएंगे सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इसे जो है औद्योगिक क्षेत्र के भी नाम से जाना जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें बड़े बड़े क्या लगाए जाते हैं, उद्योग लगाए जाते हैं। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, देखिए हमने प्राथमिक सेक्टर भी समझ लिया, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र भी समझ लिया। प्राइमरी सेक्टर्स बेसिकली क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो रही है। सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। इन दोनों को हमने समझ लिया। एक तीसरी भी एक कैटेगरी होती है एक्टिविटीज़ में, गतिविधियों में एक तीसरी एक्टिविटीज़ भी होती है जिसको क्या बोला जाता है, टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर का मतलब होता है तृतीयक क्षेत्र। क्या होता है ये, तृतीयक क्षेत्र। अब देखिए ये जो तृतीयक क्षेत्र होता है ये क्या है, दोनों से डिफरेंट है। क्योंकि प्राइमरी में आप क्या देख रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, और जो सेकेंडरी में आप क्या देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं। लेकिन जो थर्ड जो कैटेगरी होती है इसमें कोई प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट नहीं होता है, इसमें दूसरी चीज़ें होती हैं। देखो वो क्या करते हैं, दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। तो जो आपका जो टर्शियरी सेक्टर होगा, जो तृतीयक क्षेत्र होता है, वो बेसिकली जिसे आप सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, वो क्या करता है कि आपका जो प्राइमरी सेक्टर है और जो सेकेंडरी सेक्टर्स, दोनों को इस्टेब्लिश करके, दोनों को विकसित करके मार्केट में लाने का प्रयास करता है। अब देखिए इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स, तो जो वस्तुएं प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर्स के तहत जो बनती हैं, would need to be transported by trucks or trains and then sold in wholesale and retail shops। तो उनको अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो कैसे ले जाओगे, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ही ले जाओगे। मतलब ट्रक है, रेल है, या काइंड ऑफ कह सकते हो एयरप्लेन भी कह सकते हो। तो इन चीज़ों के माध्यम से क्या होता है, ये दूसरी जगह तक ले जाई जाती है। एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू सेक्टर स्टोर दीज गोडाउन्स, तो बीच में इन्हें क्या होगा कि अगर आप उस टाइम पे नहीं बेच पा रहे हैं तो इसके लिए आपको गोदाम की भी ज़रूरत पड़ेगी। वी ऑल्सो नीड टू टॉक अदर ओवर टेलीफोन्स और सेंड लेटर्स और बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स, और बैंक है, टेलीफोन है, कम्युनिकेशन वगैरह इनकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड और सम एग्जांपल ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज़। अब देखिए जैसे कि अब बैंक है, बैंक आपको कोई चीज़ देता नहीं है, वो बस आपको एक सेवा प्रदान करता है, एक सुविधा प्रदान करता है, जिसमें आप अपना पैसा उनके पास जमा कर देते हैं और कुछ दिन बाद वो पैसा आप वापस ले लेते हैं। उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट, जब आप किसी गाड़ी में बैठ के किराए पे जाते हैं तो वो आपको कोई चीज़ देता नहीं, वो आपको एक सेवा प्रदान कर रहा होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से स्टोरेज को भी देख लिए। कोल्ड स्टोर में आप अपने जो आपकी खेती से जो उत्पन्न हुई जो फसल होती है उसको आप कुछ दिन के लिए वहाँ पे स्टोर करके रख देते हैं। फिर क्या होता है, आप उसको किराया देते हैं और किराया देने के बाद कुछ दिन बाद उसे वापस ले लेते हैं और उनको पैसा पेड कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये बेसिकली आपको एक तरीके की सेवा प्रदान की गई है, ओके, सेवा प्रदान की गई है। और यही चीज़ क्या होती है, आपकी टर्शियरी सेक्टर होती है, जो तृतीयक क्षेत्र होता है, जिसे क्या कहा जाता है, सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो सर्विस सेक्टर आल्सो इंक्लूडेड सम इसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। लेकिन जो सर्विस सेक्टर होता है वो ज़रूरी नहीं है कि सीधे तौर पे किसी वस्तु के उत्पादन में उसका क्या हो, योगदान हो। फॉर एग्जाम्पल, वी रिक्वायर टीचर्स, डॉक्टर्स एंड दोज हु प्रोवाइडेड पर्सनल सर्विसेज सच एज बासरमैन, बार्बर्स, cobblers, lawyers and people to do administrative and accounting works in written times. Certain new services based on information technology such as internet, cafe, ATM booths, call centers, software companies etc. have become important। तो अब आप इसमें देखो, जैसे कि आप किसी एक मोची के पास गए तो वो मोची क्या देगा, वो सेवा के तौर पे आपके जूता सिलेगा, जूते को बेहतर कर देगा।
आप धोबी के पास जा रहे हैं, वो आपको कपड़े थोड़ी ना देगा, आपके द्वारा दिए गए कपड़ों को वो धुल के, प्रेस करके, ब्लीचिंग करके, रिवाइव करके वो आपको वापस दे देगा। बार्बर के पास जाओगे तो वो आपकी बाल काट देगा, लेकिन वो आपको कोई वस्तु नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सेवाएं होती हैं। जैसे आप एटीएम में गए, एटीएम बूथ में, वहाँ पे आपने अपना पिन डाला, आपने अपना जो कार्ड होता है उसको उसमें स्वाइप किया तो आपको पैसा मिलेगा। तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो आपको एक सेवा प्रदान कर रहा है, वो आपको कोई वस्तु नहीं दे रहा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि टर्शियरी सेक्टर्स या सर्विस सेक्टर का मतलब क्या होता है। इनके एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिए, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप याद रखेंगे तो पेपर में क्या होगा, आपको आसानी होगी चीज़ों को रिलेट करने में। चलिए, अब एग्जाम्पल की बात की है तो एग्जाम्पल भी यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, टर्शियरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र जो होता है, इसमें सेवाओं का मेन होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या हुआ, आपने अपनी वस्तु, जैसे आप अपने घर से, आपको इलाहाबाद भेजना है तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसमें लाद के भेज देंगे और आप किराया दे देंगे, ये एक सेवा हो गई। ये भी इसमें सेवा मिलेगी। कोई व्यक्ति एक वस्तु बेच रहा है, उससे भी आप सेवा ही को प्राप्त करेंगे। कंप्यूटर, लैपटॉप्स वगैरह अगर आप साइबर कैफ़े में जाकर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, ये भी एक तरीके की आपको सेवा ही प्रदान करनी है। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, ये एग्जाम्पल्स हैं, ओके। ये एग्जाम्पल्स हैं और इन एग्जाम्पल्स को आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पे सॉल्व करिए। अब जैसे कि इसमें क्या आपको यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, जैसे क्लासीफाई द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस अंडर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब जैसे टेलर है तो ये आपको क्या कर रहा है, ये आपको एक सर्विस दे रहा है। तो सर्विस है तो इसको आप किस में ले जाओगे, टर्शरी में ले जाओगे। बास्केट वीवर्स है तो इनको भी आप किस में ले जाओगे, टर्शरी में ले जाओगे। और यहाँ पे जैसे कि फिशरमैन है, ओके, फिशरमैन मछली है तो ये इसको आप किस में ले जाओगे, प्राइमरी में ले जाओगे। तो इस तरीके से चीज़ें आपको याद रखनी, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। देखो, कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। अब ये जो तीनों सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इन तीनों का हमें जो क्या करना है, तुलनात्मक अध्ययन, एक दूसरे से तुलना करनी है कि कौन कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है या कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या होता है कि अलग अलग तरीके से तीनों एक बड़ी संख्या में जो है वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। द थ्री सेक्टर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन देम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज। The next step, therefore, is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector. In an economy, there could be one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size. अब देखो, इसमें आप कंपैरिजन जब करोगे तो आपको उद्योग बहुत बड़े दिखेंगे। एग्रीकल्चर में आपको देखेंगे छोटे छोटे खेत दिखेंगे, छोटे छोटे जोत दिखेंगे, ठीक है। सर्विस में बड़ी बड़ी आपको कंपनीज दिखेंगी, जैसे टीसीएस दिखेगी और बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज दिखेंगी। तो आकार और क्षेत्र और संख्या के मामले में बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर्स, ठीक है। तो विथ सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस यू माइट थिंक दिस इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क। तो इसमें आप क्या देखोगे कि अगर इनकी आप संख्या और बाकी चीज़ों को देखो तो क्या लगेगा, ये आपको बहुत इम्पॉसिबल टास्क लगेगा इनको काउंट करना। नॉट ओनली वुड द टास्क बाई इनॉर्मस, यू माइट बी वंडर हाउ वी कैन अप कार्स एंड कंप्यूटर्स एंड नेल्स एंड फर्नीचर इस फोन मेक सेंस। आगे देखिए, यू आर राइट इन थिंकिंग सो टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स सजेस्ट दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस शुड बी यूज्ड rather than adding up the actual numbers. For example, if 10,000 kgs of wheat is sold at rate 8 per kg, the value of wheat will be rate 80,000, the value of 5,000 coconut। तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप जो संख्या देख रहे हो उसके हिसाब से आप उसकी कीमत नहीं तय करोगे, वो बाजार तय करता है। बेसिकली ये समझना है, ओके। Remember, there is one precautions one has to take. Not every good that is produced and sold needs to be counted. It makes sense only to include the final goods and service. अब देखो, यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी है, फाइनल गुड्स और सर्विस क्या होती है। देखो, एक कंपनी कंपनी के पास जैसे कि गेहूँ गया, ठीक है, गेहूँ गया, कंपनी ने उसको ख़रीदा 2 रुपए में, ठीक है।
कंपनी उसको लेके आई, उसका बिस्किट वगैरह बनाई, फाइनली उसकी क्या हुई, उसकी जो वैल्यू हो गई अब उसकी वैल्यू हो गई 5 रुपये। अब कंपनी से जैसे ही वो बाहर निकलेगी मार्केट में जब उसकी जो कीमत होती है 6 रुपये का, जब एक पैकेट मिलेगा, तो यही चीज़ क्या कहलाती है, यही चीज़ कहलाती है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी से जब मार्केट में कोई वस्तु आ जाए तो उसकी जो कीमत होती है, सेवा की जो कीमत होती है, वही चीज़ क्या कहलाती है, फाइनल गुड्स कहलाती है, और वहीं पर से उसकी असली कीमत तय होती है। वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड, तो हम लोग क्यों काउंट करते हैं सिर्फ फाइनल गुड्स, जो अंतिम वस्तु और अंतिम सेवाएं होती हैं, सिर्फ हम उसी की कीमत को क्यों काउंट करते हैं? क्योंकि बाकी चीज़ में अगर आप करोगे, बाकी चीज़ में आप अलग अलग सबको जोड़ोगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे और वो गलत भी हो जाएगा। ओके, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज होती है उसमें जो बाकी सारी कीमतें होती हैं, जो उससे पहले जितनी भी गतिविधि हुई हैं, उनको उसमें पहले से ही इंक्लूड कर दिया जाता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल के हिसाब से अगर समझो, द वैल्यू ऑफ रेट 60 फॉर द बिस्किट, तो 60 रुपये का अगर जैसे बिस्किट है जो कि फाइनल गुड्स है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? देखो, आटे की कीमत जो कि 10 रुपये है वो भी उसमें इंक्लूड है। सिमिलरली आगे देखते हैं, सिमिलरली वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स, तो उसमें जो भी चीज़ें बनाने में लगी, इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, बीच में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको भी उसमें ही इंक्लूड किया जाएगा। टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर एंड व्हीट सेपरेटली इज देयर फोर नॉट करेक्ट, बिकॉज देन वी वुड बी काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द सेम थिंग्स अ नंबर ऑफ टाइम्स, फर्स्ट एज व्हीट देन एज फ्लोर एंड फाइनली एज बिस्कुट। और अगर हम बार बार अगर रिपीट करेंगे कीमत को, तो क्या होगा, जो उसकी ओरिजिनल जो रियल जो उसकी वैल्यू है वो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उसका रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होने पे क्या होता है, प्रॉब्लम्स होंगी। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको हमें समझना ज़रूरी है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year। तो यहाँ पे आप क्या है कि जो फाइनल गुड्स और सर्विस जो होती है, जो प्रोड्यूस की जाती हैं प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा एक साल में, ठीक है, एक साल में, उसी को क्या माना जाता है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द ईयर माना जाता है। एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द जीडीपी। तो ये जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी, एक साल के अंदर जो भी सर्विसेज या गुड्स यानी कि जो वस्तुएं हैं जो ये प्रोवाइड करा रहे हैं, इनका जो टोटल होता है, ओके, इनका जो टोटल होता है ये क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है, जिसे क्या बोला जाता है, सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है एक देश का। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। तो इसको एक चीज़ याद रखो, मैं तो कहता हूँ आप लोग ये डेफिनेशन ही रट्टा मार लो। डेफिनेशन ये रट्टा कुछ इस तरीके से है कि एक साल में एक देश की सीमा के अंतर्गत, एक देश की सीमा के अंतर्गत तीनों सेक्टरों के द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाएं का जो टोटल होता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को जीडीपी कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इन द इंडिया द मैमथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय ए सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। तो जो इंडिया में जो जीडीपी नापने का जो काम होता है, जो जीडीपी मापने और नापने का जो काम होता है, वो कौन करता है, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री होती है, जिसे क्या बोला जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, और भी कई छोटे सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो लोग साथ में मिलके इसका क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा हम लोग, तो हिस्टोरिकल चेंज इन हिस्ट्री, अब हमें ऐतिहासिक बदलाव देख ले हैं इन सारे क्षेत्रकों में। ओके, जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ मैनी नाउ डेवलप्ड countries that are at initial stages of development primary sector was the most important sectors of economic activity। देखिए, भारत एक बेसिकली क्या है, एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। ओके, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। अब एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ कृषि आधारित है। तो पहले जो है भारत एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा क्या था, फैला हुआ था, इसका क्षेत्र सबसे बड़ा था, लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, चीज़ें डेवलप होती गई, बेहतर होती गई, और फाइनली क्या हुआ
कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वर्तमान में उसका प्रतिशत जो है छोटा हो गया। ओवर ए लॉन्ग ईयर, कई सालों बाद, स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेयर इंट्रोड्यूस, फैक्ट्रीज केम अप and started expanding. Those people who had earlier worked as a farm now began to work in factories. अब यही चीज़ समझो, पहले क्या था, पहले खेती होती थी, लेकिन फिर धीमे धीमे क्या हुआ, भारत के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री वगैरह लग गई, उद्योग वगैरह लग गए, तो उसमें क्या हुआ, उसमें जो है चीज़ें बहुत ही सटल तरीके से जब काम करती चली गई, काम करती चली गई, तो जो आपका जो प्राइमरी सेक्टर है वो पीछे हो गया। अब इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो काफ़ी बढ़ गया। तो सेकेंडरी सेक्टर्स ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला और उत्पादन क्षमता भी इसकी बहुत बड़ी हो गई। दिस मीन्स दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स हैड चेंज। तो वर्तमान में किस सेक्टर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्रीकल्चर सेक्टर का या इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। तो उससे मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि आप जो है असेस कर पा रहे हैं कि नहीं, एनालिसिस को मेरे समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो इन द पास्ट 100 years there has been a further shift from secondary to tertiary sector in development countries. Developed countries, the service sector has become the most important in terms of total production. लेकिन ये जो पिछले 100 साल रहे हैं, इनमें एक चीज़ बहुत तेज़ी से उभर के आई थी जिसे बोला जाता है सेवाएं। ओके, सेवाएं जो हैं, जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर हैं, इनसे भी आगे चला गया है, खास करके डेवलप्ड कंट्री में और डेवलपिंग कंट्री में भी। दिस इज़ द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन द डेवलप कंट्रीज़। और ये क्या है, एक तरीका है जिसके द्वारा नापा जाता है क्या चीज़, सेक्टर्स के जो पार्टिसिपेशंस होते हैं। तो इसको थोड़ा आगे हम लोग देखते हैं। अब ये ग्राफ वगैरह हैं, ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बस, लेकिन आगे हमें चीज़ें समझनी है। तो राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर्स इन प्रोडक्शन। तो जो टर्शियरी सेक्टर है उसके जो प्रोडक्शन में, तो जो तृतीयक क्षेत्र का जो महत्व है उसे हमें समझना है। तो देखो, इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम लोग देख रहे हैं, तो 30 years बिटवीन 1973 टू 2003, तो 1973 से 2003 के बीच में, वाइल प्रोडक्शन इन ऑल द थ्री सेक्टर्स हैज़ इंक्रीज। तो देखो, तीनों जो क्षेत्र हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शरी हो, तीनों में क्या हो रहा है कि महत्व जो है बढ़ा है। एज अ रिजल्ट, इन द ईयर 2003 द टर्शरी सेक्टर्स हैज़ इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स इन इंडिया, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर्स। तो इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज आया वो ये है कि प्राइमरी सेक्टर पिछड़ गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर पिछड़ गया, किसके मुकाबले, ये पिछड़ा है एग्रीकल्चर सेक्टर के मुकाबले और बाकी चीज़ों के मुकाबले। वाई इज़ द टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। जो तृतीयक क्षेत्र है, जो टर्सरी सेक्टर है, ये जिसे सर्विस सेक्टर कहते हैं, वो इंडिया में क्यों इम्पॉर्टेंट है उसको समझना है। तो कई सारे रीजन्स हैं, तो उसमें पहला रीज़न ये है कि in any country several services such as hospitals, educational institutions, post and telegraph service, police stations, courts, village administration offices, municipals, corporation, defense, transport, banks, insurance companies, etc. are required. दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेसिक सर्विस। अब देखो, किसी भी देश को चलाने के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, पोस्ट हो, टेलीग्राफ हो, पुलिस स्टेशन हो, कोर्ट हो, विलेज हो, इन सारी चीज़ों की तो हमें ज़रूरत पड़ती है। इनके बगैर एक देश या एक समाज कैसे चलेगा। तो ओके, इन चीज़ों को किस में जोड़ा जाता है, ये टर्सरी सेक्टर में है। इसलिए इनका क्या हुआ, प्रोविज़न हर जगह किया जाता है, हर जगह इस व्यवस्था को लागू किया जाता है, और यही क्या करता है, जिससे टर्सरी सेक्टर का क्षेत्र बड़ा हो जाता है। अब सेकंड रीज़न देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। अब देखो, जो प्राइमरी सेक्टर है और सेकेंडरी सेक्टर है, जब ये दोनों सेक्टर बेहतर काम करते हैं, तो उससे जो इस्टेब्लिश होने वाला जो तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर है वो क्या होगा, वो होगा आपका टर्सरी सेक्टर। उसे आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, स्टोरेज है। अब जब प्राइमरी सेक्टर में आप जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह जो बनाओगे, जो भी नेचुरल प्रोड्यूस निकलेंगे और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जब उनसे तैयार होंगे, तो इनको आप स्टोर कहाँ करोगे, एक जगह से दूसरी जगह बेचवाओगे कैसे, इनको भिजवाओगे कैसे, बेचोगे कैसे। तो उसके लिए तो आपको सर्विस सेक्टर की इम्पोर्टेंस तो आपको माननी ही पड़ेगी। थर्ड एग्जाम्पल हमें देखना है
income levels rise, certain sections of people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग। देखो पहले क्या था, आज से आप लोग 40 साल 50 साल पहले का आप थोड़ा माहौल देखो। पहले पैसा बहुत ज़्यादा हुआ नहीं करता था लोगों के पास, तो लोगों की जो इच्छाएं थी, जो उनकी डिज़ायर थे, वो बहुत छोटे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब लोगों के पास पैसा जो है बहुत ज़्यादा हो गया, तो उन पैसों को वो बहुत सारी जो क्वालिटेटिव चीज़ हैं, ये जो मटेरियलिस्टिक जिन्हें बोला जाता है, भौतिकवादी चीज़ों में भी उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि टूरिज़्म में, शॉपिंग में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट स्कूल में, प्रोफेशनल ट्रेनिंग में। तो इन सारी जगहों को कैसे इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें, तो पहली चीज़ तो ये याद रखिए कि ये टर्सरी जो सेक्टर होता है, ये तृतीयक क्षेत्र होता है, ये उसका हिस्सा है। और प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से जो भी सरप्लस वैल्यू या सरप्लस मनी जो आपके पास आ रही है, उसको आप किस में लगाओगे, आप उसको इसी में तो लगाओगे, आप इसी में से तो उसको खर्चा करोगे। ओके। फोर्थ, जो हमें चौथा जो एग्जांपल देखना है, ओवर द पास रीजन देखना है, पास डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल। तो ये टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के बेसिस पे भी सर्विसेज हमारे प्रोवाइड हो रहे हैं, चाहे हम मोबाइल इस्तेमाल करें, कंप्यूटर इस्तेमाल करें, इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल करें। तो ये सब कैसे चीज़ें हैं, ये सब टर्सरी सेक्टर के तहत ही आएंगी, सर्विस सेक्टर के तहत ही आएंगी। तो हाउ एवर you must remember that not all of the service sector is growing equally well. Service sector in India employs many different kinds of people. देखो इसको जो है आप ये समझो कि सारे जो सेक्टर्स हैं सर्विस के, ज़रूरी नहीं है कि वो बराबर से ही ग्रो करें, कुछ ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, कुछ धीमे ग्रो हो रहे हैं। ओके, तो इसमें इन सारी चीज़ों को भी आप इन्वॉल्व करके रखिए, इंक्लूड करके रखिए। अब देखिए हमें ये देखना है कि कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक लोग काम करते हैं या जिन्हें रोज़गार सर्वाधिक मिलता है। तो इसको देखिए, ग्राफ टू प्रेजेंट परसेंटेज शेयर ऑफ 3 सेक्टर्स इन जीडीपी। नाउ यू कैन डायरेक्टली सी द चेंजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स ओवर 30 ईयर। तो 30 सालों में इन सेक्टरों में जो भी बदलाव हुए हैं उनको हमें देखना है कैसे, वो एग्जाम्पल के थ्रू आप देखोगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखना है, लेकिन उन्हें आप ना देखें, उन्हें आप देखें तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। बस मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ पे कौन ज़्यादा इन्वॉल्व है, उसको हम लोग समझ लेंगे। इट इज़ बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वेयर क्रिएटेड इन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स। देखो प्राइमरी सेक्टर्स क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर्स में कोई भी काम कर सकता है, लेकिन जो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स होता है उसमें स्किल्स चाहिए, उसमें पैसा बहुत ज़्यादा हैवी लगता है, तो इसमें कम रोज़गार मिल पाता है। इसीलिए खेती में ज़्यादा लोग लगे होते हैं काम करने में। ओके, खेती में ज़्यादा लोग लगे होते हैं काम करने में, और बाहर जो होते हैं लोग कम होते हैं। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। दो इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स वेंट अप बाय 8 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप बाय ओनली 2.5 टाइम। तो ये इसमें एक तरीके का डिफरेंस बता रहा है कि 8 गुना जो है ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, इंडस्ट्रियल में, और जबकि जो इंडस्ट्री वेंट अप बाय ओनली 2.टाइम्स, तो लेकिन जो उसका जो रोज़गार का जो लेवल होता है वो क्या है, वो सिर्फ खाली 2.5 गुना होता है। एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्रीज आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर्स। इसीलिए ज़्यादा लोग जो है कहाँ पे काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। प्रोड्यूसिंग ओनली ए क्वार्टर ऑफ द जीडीपी, और जीडीपी में उनका योगदान क्या है, बहुत ही छोटा सा है, क्वार्टर ही समझ लो आप, 1/3 के हिसाब से भी आप देखो तो ही है। टर्सरी सेक्टर प्रोड्यूस 3/4 ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस। तो जो 3/4 हिस्सा है वो सिर्फ खाली जो तृतीयक क्षेत्र है, मतलब कि सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, लगभग 66% जो प्रोडक्शन का मामला है वो किस में देखने को मिलेगा, आपको टर्शियरी सेक्टर में ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयड, एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। इसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो उस काम के लिए बने हों, लेकिन मजबूरी ये है कि उन्हें कहीं और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो उसमें इसी में लगना पड़ता है। और जबकि ये चीज़ क्या दिखाती है, ये एक तरीके की क्या दिखाती है, बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी है एग्रीकल्चर में लगना। ठीक है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। तो अब आगे देखते हैं, लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड, ईच वन इज़ डूइंग सम वर्क बट नो वन इज़ फुल्ली एम्प्लॉयड। अब देखो
खेती में एक खेत है, वहाँ पे सिर्फ खाली 2 लोगों की ज़रूरत है, अगर उसमें 5 लोग लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि जो लेबर एफर्ट है वो बेसिकली वेस्ट जा रहा है। जब 2 लोगों की ज़रूरत है, 5 लोग लगेंगे तो 3 लोग क्या कर रहे हैं, 3 लोग बेसिकली जो है इसको क्या बोलते हैं, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हिंदी में जो है इसको क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि छिपी हुई जो बेरोजगारी होती है वो आपको एग्रीकल्चर में बड़े स्तर पर देखने को मिलेगी। आगे देखते हैं हम लोग। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ हिडन इन कंट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड, हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। वही चीज़ जो मैंने आपको समझाई, जब भी पेपर में पूछे कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है तो वहाँ पे ये समझना है कि कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पे मेहनत कर रहा है जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अनएम्प्लॉयड होने की वजह से उसको वहाँ पे काम करना पड़ रहा है, यही चीज़ क्या कहलाती है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के सबसे ज़्यादा एग्जांपल आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे एग्रीकल्चर फील्ड में मिलेंगे। ओके, जो प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं वो उसमें मिलेंगे। ये एग्जांपल है, एग्जांपल को हमें नहीं समझना है। ओके, एग्जांपल को नहीं समझना है क्योंकि मैंने आपको पहले से ही चीज़ें समझा दी हैं। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो है वैसे यहाँ पे हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, तो ये जो रोज़गार जो होता है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, रोज़गार। रोज़गार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे क्रिएट करने हैं ये भी समझना है, थोड़ा सा डिस्कशन भी है यहाँ पे। ओके, डिस्कशन भी है। टेक द केस ऑफ लक्ष्मी, 2 hectare plot of unirrigated land, the government can spend some money or banks can provide a loan to construct a well for her family to irrigate the land। तो यहीं पे कहाँ कहीं ना कहीं एक इंक्लूजन दिखाया जा रहा है कि बैंक अगर लोन वगैरह प्रोवाइड कराए किसी लक्ष्मी को तो वो क्या करेगी कि वहाँ पे वो कुआं बना सकती है और भी अच्छे बीज खरीद सकती है, खाद वगैरह लेगी तो उससे क्या होगा, उसके खेती का प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ज़्यादा फसल होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उन फसलों को काटने में क्या करेगी, उनको रोज़गार दे सकती है। तो इस तरीके से क्या किया जा सकता है, इसको जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो बेसिकली अब ये जो एंड में जो आपको दिखा रहा है, ये एंड में आपको पूरी तरीके से क्या दिखाएगा, ये केस स्टडी है जो कि हमें नहीं पढ़नी है। कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया वो आपके लिए इम्पोर्टेंट था, आई होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे एक दो चीज़ें इसमें होंगी जो हम देख सकते हैं। ओके, एक दो चीज़ें हैं जो कि जैसे कि प्लानिंग कमीशन की कुछ बात हैं उनको हम देख लेंगे। यहाँ पे फाइनली मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ जो कि है क्या, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे आप क्या नाम से जानते हैं, नरेगा। ओके, नरेगा के नाम से जानते हैं, बाद में इसका मनरेगा नाम रख दिया गया है। तो ये याद रखिएगा कि ये किस कानून के तहत बना, तो 2005 में जो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बना। उसके तहत जो है प्रत्येक ज़िले में जो भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है उससे 365 दिन में 100 डेज़ का, कितने, 100 डेज़ का काम मिलेगा। ओके, 100 डेज़ का काम मिलेगा और इसके लिए उसे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये डेट याद रखिएगा और उसका ये काम याद रखिएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब जो है डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे। उसके लिए उसको हम इसमें इसलिए कवर नहीं कर रहे हैं कि चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर आप पीछे की चीज़ें रिकॉल नहीं कर पाएंगे। ओके, तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।